इतना कन्विंस कर दिया था कि मेरे जैसा एक्टर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। देखो मैं कितना खुश था और मेरे सपने जो पूरे होने वाले थे। हमारे गांव के मेले में जब नौटंकी हुई तब भैया वहाँ आके नाटक किया था। भैया की एक्टिंग देख मैं तो उसका कायल हो गया। मुझे उन्होंने रास्ता दिखाया। देखो रास्ते में मुश्किलें होती है, लेकिन एक अच्छा आदमी चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। और मैं भी विश्वास करके चल पड़ा उनके साथ। बाबूलाल नाम है मेरा। गांव में सब मुझे बाबू बाबू कहते हैं। भैया को पता चला तो भैया ने भी मुझे बाबू ही कहा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक कौवा भी मुंबई में कितने आराम से रह रहा है। नहीं तो हमारे गांव के कौवे हमेशा काय काय करते रहते हैं। भैया की बातों से मुझे पता चल गया कि भैया बहुत रॉयल आदमी है और कहीं ना कहीं मेरा जुगाड़ कर ही देगा। भैया हमेशा फ़ोन पे रहता था। पता ही नहीं चल रहा था किससे बात कर रहा है, मुझसे या फ़ोन पे। अब फ़ोन पे सुन भी कौन रहा था, जो मुझसे बात करते हुए उससे बात कर रहा था। थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन मुझे क्या करना है। भैया जैसा अपना आदमी इस बड़े शहर में मेरे साथ है, ये किस्मत की बात थी। फिर हम निकल पड़े एक दूसरी जगह पर जहाँ भैया रहता है। भैया ने बोला यहाँ जिंदगी मतलब ट्रेन। वो देख ट्रेन आ गई। वो भी हमें एक मंजिल पे लेके जाएंगे, लेकिन सही मंजिल पे जाने के लिए सही ट्रेन में बैठना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी मंजिल की ट्रेन आ चुकी थी। हमारी जगह हमको तय करनी होगी। एक बार जगह फिक्स हो गई ना तो मुंबई में हर चीज़ आसान है। सब कुछ नया था। लोग तो ऐसे ही मुंबई को बदनाम करके रखे हुए हैं। कितनी जगह है यहाँ पे, देखो पूरी ट्रेन खाली है। मुंबई में लाइफ सेट करने का अपना ही मज़ा होगा। भैया ने बोल दिया भीड़ नहीं है, आराम से बैठ, फैल के बैठ, ये मौका दोबारा नहीं आता। मैं भी लग गया मज़े लेने में, लेकिन शायद भैया को मेरी बात पसंद नहीं आई। गांव के मेले में लिया चश्मा मुंबई में एक दिन इतना चमकेगा मुझे पता ही नहीं था। मैंने भैया को कुछ करतब करके दिखाया। भाई एक्टिंग करने आए थे, एक्टर को हर चीज़ आनी जरूरी है। काश सबके पास भैया जैसे लोग होते। मेरे पास तो है। मैं तो निकल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। भैया मुझे समझाता क्या सोच रहा है, कुछ सोच मत, तेरा भाई है ना। और मुझे पता था मेरा भाई है तो मैं क्यों सोचूं। भैया के फ़ोन पे बड़े कॉन्टैक्ट थे। भैया पता नहीं किससे बात करता, लेकिन जो भी बात करता मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मगर बीच बीच में वो मुझे प्यार ज़रूर करता, ताकि मुझे अकेलेपन का एहसास ना हो। गांव से इतने किलोमीटर दूर इतने बड़े शहर में आने के बाद आदमी क्या ही सोचे। यही तो कमाल है।
कि आपको सही आदमी मिल गया तो आपकी लाइफ एकदम सीधी हो जाती है। भैया शायद मेरे लिए ही बात कर रहा था, किसी को मेरे बारे में बता रहा था। अब वो क्या बताता मुझे कभी नहीं बताता। खैर, अपने को क्या, आए हैं तो पहले शहर को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। भैया ने बोल दिया, एक बार तू मुंबई में सेट हो गया ना तो देख, तेरे पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। पर तू फिर ट्रेन के धक्के का खाने वाला है, फिर तो घूमेगा बड़ी गाड़ी में, जैसे बड़े बड़े एक्टर लोग घूमते हैं। बस एक चिंगारी की ज़रूरत है, वो लग गई ना, तेरे एक्टिंग की आग पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। बाय वन गेट वन में लिया ट्रॉली बैग। भैया ने कह दिया, मुंबई में ना ट्रॉली बैग तरह चमकता होना चाहिए, उसके अंदर के कपड़े कैसे हैं कोई नहीं देखता। फिर हम चढ़ गए मेट्रो में। मेट्रो में हर जगह लिखा तो था, लेकिन किसके लिए लिखा था तो समझना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। भैया जिधर बोले उधर तो अपने को जाना था। भैया के साथ रहकर मुंबई की राह बड़ी आसान थी। मैं भागकर भी सामान को पहुंचा रहा था। भैया के पीछे जाना मतलब मंजिल के पीछे जाना। हमने फिर एक ट्रेन बदली। अब यहाँ पे पश्चिम लिखा था। अब भैया साथ में हो तो क्या ही पूरब और क्या ही पश्चिम। देखा वो पोस्टर, एक दिन मैं रहूंगा उसमें। पोस्टर तो बनते ही हीरो लोगों के लिए। एक दिन मेरा भी रहेगा और सब मेरे तरफ देखेंगे। भैया बार बार मुझे बैठने के लिए बोलता था, लेकिन मैंने ठान लिया मैं अब इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन जगह मिली तो बैठने में क्या हर्ज है, आखिर जाना तो एक ही मंजिल पे है, चाहे बैठ के जाओ या खड़े होके। पूरे 30 घंटे के बाद ब्रश करने का अपना ही अलग मज़ा था। तो भैया हंस पड़ा और बोला, हम मुंबई में दांत चमकाने नहीं किस्मत चमकाने आए हैं। भैया के रूम का टीवी चल नहीं रहा था। पूछा तो बोला, अबे अपन जब टीवी पे आएंगे ना तब चालू करेंगे। भैया ने मुझे सब समझा दिया था, खाना बनाने से लेके तो खाने तक हमें क्या करना है। आखिर मैं भैया के बताए रास्ते पर खाना बनाना सीख गया और अपने बनाए हुए खाने को देखना अपने आप में खुशी की बात है। पता नहीं खाते वक्त क्या मज़ा आएगा। और उसके साथ में ये लाल हरे पीले पॉकेट जो होते हैं ना, उसके अंदर का जो मसाला उस पर होता है और उसके खाने का जो मज़ा है वो अलग ही है। ये भी मुझे भैया ने ही बताया।
भैया ने मज़े लेना सीख लिया था। अब मेरी बारी थी, मैं भी सीख जाऊंगा। कल 5 स्टार में खाएंगे। और भैया ने भी बोला है, छोटे, ये दिन दोबारा नहीं आने वाले। इस चीज़ का मज़ा अभी ले ले, बाद में तुझे 5 स्टार का ही खाना खाना पड़ेगा, और उस खाने में ऐसा टेस्ट नहीं होता। भैया की बात सही थी, मैं समझ गया। वक्त कौन सा भी हो, हर वक्त का अपना एक मज़ा होता है। और भैया ने मुझे जो बताया वो तो मेरे पापा ने भी मुझे कभी समझाया नहीं। हाँ, मैंने कभी सुना भी नहीं और उन्होंने कोशिश भी नहीं की। अब मुझे अपने एक्टिंग पर फोकस करना था। भैया ने बताया 2 तरह का एक्टिंग होता है, एक तो ओवर एक्टिंग, दूसरा मेथड एक्टिंग। क्योंकि मुझे एक रियलिस्टिक स्टार बनना था, और रियलिस्टिक स्टार बनना इतना आसान नहीं है, कैरेक्टर में घुसना पड़ता है। बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, और उस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बड़े बड़े लोग। हमारे सामने एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ पे बड़े बड़े स्टार रहते थे, ऐसा मुझे भैया ने बताया। तो भैया बोला, निराशा आती है ना, तो मैं उस बिल्डिंग की तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ कि किसी दिन अपने पास जब वो बिल्डिंग आएंगी ना, तब सब निराशा के बादल छट जाएंगे, और उसके लिए करनी होगी कड़ी मेहनत। मेहनत वो तो करनी ही होती है, चाहे आप कहीं पे भी रहो, कुछ भी करो, किसी भी देश में रहो। मेरा भी सपना है वैसी बिल्डिंग, और उसके अंदर का जो माहौल है वो मैं भी देखना चाहता था। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उसे साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी। मैंने भैया को बोला, भैया लेटे लेटे क्या होने वाला है, हमें बाहर निकलना चाहिए। तो भैया ने बोला, छोटे, सही समय का इंतज़ार कर। अब भैया मुझे छोटे ज़्यादा बुलाता था, ना कि बाबू। हाँ, लेकिन वो कभी प्यार से पीठ थपथपाना नहीं भूलता था। उसने बोला, प्रैक्टिस कर छोटे, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेगा ना, जितना तू कैरेक्टर में घुसेगा ना, उतना तू यहाँ पे चमकेगा। और मैं भी लग गया। अपन जो कर रहे वो सही से कौन बताएगा, तो आईने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। ये सब पहले मुझे क्या पता था, भैया ने ही बताया। भैया को जब मैंने करके दिखाया तो भैया ने मुझे शाबाशी दी। फिर मैंने बोला, तू ही मेरा भाई है। भैया भी खुश हुआ, बोला, छोटे, तू सुपरस्टार बनेगा ना, मुझे भूल मत जाना। लेकिन मुंबई में बारिश बहुत होती है, यहाँ कपड़े सुखाना अपने आप में एक चैलेंज है, और ख़ासकर वो कपड़े जो हम किसी को दिखा नहीं सकते। भैया गुस्सा हो गया जब मैंने उसकी उस जगह पर टॉवेल लगा दिया जहाँ वो कपड़े सुखाता था। भैया ने बोला, जो चीज़ जहाँ पे है वहीं पे होनी चाहिए। तो मैं भी समझ गया और मैंने अपना काम पूरा कर दिया। काम पूरा करने की अपनी एक खुशी होती है। फिर मैं लग गया रिसर्च में। भैया ने बोला, परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हमें काम करते रहना चाहिए। कपड़े कितने भी गीले हों, हमें प्रेस करते रहना चाहिए, ताकि वो हमारे पहनने लायक होकर हम उसे पहनकर अपने काम पे निकल पड़े। फिर मैं तैयार हो गया, गांव के मेले का चश्मा लगा लिया। यह देख भैया को पसंद नहीं आया और उसने मेरा चश्मा छीन लिया। पता नहीं भैया ने ऐसा क्यों किया। मैंने रिक्वेस्ट की लेकिन उसने वापस नहीं दिया। छोड़ो, मेला तो हर साल लगता है, अगले मेले में ले लूँगा।
मैं चश्मे के बिना भी वही तो दिखूंगा जो मैं हूँ। भैया धीरे धीरे मेरे से जलन करने लगा था, पता नहीं क्यों, लेकिन सबको एक इनसिक्योरिटी फील होती है, उसको भी हो रही होंगी। अब मैंने थोड़ी बोला था, यार मैं तो जो हूँ वो हूँ। मेरे शर्ट की बड़ी तारीफ की उसने। क्यों ना करता, मेले में सबसे महंगी शर्ट यही थी जो मैंने ले ली। सब कुछ कितना प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। मुंबई में ऐसी भी जगह है जहाँ लोग शांति से रहते हैं, लेकिन उस जगह तक पहुँचने के लिए हमें चल के जाना होता है। रास्ते पर भीड़ है, लेकिन सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ भाग रहे हैं। मैंने भैया को बोला, भैया अब हम कहाँ जाने वाले हैं? भैया बोलता है, अभी तुझे ऐसी जगह दिखाऊंगा, वहाँ पे बड़े बड़े एक्टर लोग आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। भैया को बोला, भैया हमें कितना चलना होगा मंजिल पाने के लिए? भैया बोला, देख छोटे, बस ट्रेन और लड़की किसी के लिए रुकती नहीं है। भैया की ये बात मुझे समझ नहीं आई, आखिर भैया ने ऐसा क्यों बोला? मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं पूछता और फिर अपना फ़ोन निकाल के बात करने लग जाता। मुंबई में आने के बाद पहली बार भैया ने मुझे एक काम दिया, और वो था मेट्रो का टिकट निकालना। सब आराम से रहना चाहते थे, लेकिन मैं आराम से रहने नहीं, अपनी मंजिल को पाने के लिए आया था। भैया को पूछता मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ उतरना चाहिए, कहाँ चढ़ना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। लेकिन भैया कभी तो बहुत प्यार से बताता, लेकिन कभी बहुत गुस्सा करता। अब उस पर भी प्रेशर आता होगा, एक तो मेरी जिम्मेदारी और मैं कल का सुपरस्टार। उसे भी लगता होगा कि यार मेरे हाथ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ट्रेन आ गई, मतलब मंजिल की तरफ जाने वाली गाड़ी आ गई। मैं तैयार हो गया, भैया भी आ गया। लेकिन ये सीढ़ियाँ थी बहुत बड़े मॉल की। इतना बड़ा मॉल मैंने पहली बार देखा था। सब तरफ चकाचौंध, सब तरफ बड़े बड़े लोग, क्या ही दुकान लगी थी। हर दुकानों पर इतनी लाइटिंग थी जितनी तो हमारे घर में दिवाली पर भी नहीं होती। यही तो मज़ा है बड़े सिटी में रहने का, सब कितना चकाचक दिखता है। गांव में कहते हैं खेलना है तो नीचे जाओ, लेकिन यहाँ पे देखो लोग खेलने के लिए चौथी पाँचवीं मंजिल पे आ जाते हैं, वो भी पैसे दे के। और ये तो कोई अलग ही खेल दिख रहा है जो मैंने कभी देखा ही नहीं था। गाड़ियाँ देखो कितनी चकाचक है। भैया ने बोला उसकी तरफ देख मत, वो बच्चों के खिलौने हैं, उनके तरफ देखना भी नहीं है और उनके बारे में सोचना भी नहीं है जब तक हमारे बच्चे नहीं हो जाते। फिर भैया मुझे एक जगह लेके गया, लेकिन भैया ने बोला ये बॉल सिर्फ गिनने के लिए है, खेलने के लिए नहीं है। फिर हम आगे बढ़ गए। भैया बोला, देख छोटे, तुझे बड़ी स्क्रीन पे आना है तो बड़ी स्क्रीन कैसी होती है देखनी पड़ेगी। भैया ने प्लानिंग बनाया मूवी देखने का। मैंने बोला, भैया इतनी महंगी जगह पे मूवी क्यों देखेंगे? तो भैया बोला, छोटे, अगर तू नहीं देखेगा तो तेरी मूवी देखने कौन आएगा यहाँ पे? बात को समझ, दुनिया ऐसी ही चलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज तू इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो तुझे रिटर्न कैसे मिलेगा?
फिर हम चल पड़े टिकट लेने। उन्होंने हमें वापस भेज दिया, बोला आपके मोबाइल से सब कुछ होगा। फिर मैंने भैया को बताया कि ये साइट पे मोबाइल की टिकट बुक होती है। भैया बोला अरे वाह छोटे, तुझे तो सब कुछ पता है, तो एक काम कर, बुक कर ले। फिर हम सीधा अंदर थे और भैया ने मुझे समझाया ये वो जगह है जहाँ पे आने के लिए लोग तरसते हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, हर तरह के हीरो हीरोइन के पोस्टर। और भैया ने बोला देख छोटे, किस पोस्टर पे अपना फ़ोटो एक दिन लगने वाला है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब तू यहाँ आ गया ना, समझ ले तेरी मंजिल नज़दीक है। जिसने अपनी मंजिल देख ली उसको वहाँ तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। भैया जो बोल रहा है उस बात में दम तो है। दम होने के लिए पेट में खाना भी होना चाहिए। हमने जो शो का टिकट बुक किया था वो था 1 घंटे बाद। उतनी देर क्या करते, तो मैंने भैया का दिमाग खाना शुरू कर दिया। भैया अपने फ़ोन में था। हमारा ऑर्डर आ गया। भैया खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे वो खाना खाने के लिए यहाँ पे आया था। भैया ने मुझे समझाया छोटे, खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए और पिक्चर देखते वक्त सोना नहीं चाहिए। मैंने भी मुंडी हिलाकर हाँ कह दिया। पिक्चर देखने के बाद मेथड एक्टिंग का भूत सवार हो गया। भैया ने मुझे कुछ नुस्खे बताए। भैया ने बोला काम वाली बाई लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर तुझे ऐसा रोल मिल गया जिसमें तुझे काम करके दिखाना है तो तेरा बॉडी लैंग्वेज वैसा होना चाहिए और उसके लिए तुझे सही में काम करना पड़ेगा। अब मैंने गांव में तो कभी झाड़ू उठाया नहीं था। तो मैंने भी प्रैक्टिस चालू कर दी। मैंने हर तरह की प्रैक्टिस की, सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी, एक्सप्रेशन, स्टाइल, और वो मेरे में था। मैं कर सकता था, मैं दुनिया जीत सकता था। और भैया ने बताया कामयाब होने के लिए चाय बनाना बहुत ज़रूरी है। छोटे, अगर तुझे चाय बनाना आ गया तो तू एक दिन कामयाब ज़रूर बनेगा। और ये बात सही भी थी। आजकल ट्रेंड ही वैसा चल रहा है। फिर भैया मुझे ऐसे लोगों से मिलाने ले गया जो इंडस्ट्री के बहुत बड़े लोग थे, वो किसी को भी स्टार बना सकते थे। भैया का उनका डिस्कशन चल रहा था और शायद वो मेरे बारे में ही बोल रहे थे। मैं शर्मा रहा था। ऐसा कभी पहली बार हुआ है कि मुझे देखने के लिए कोई आया था और मैं उनके सामने बैठा था। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन भैया ने बोल दिया। इसे ऑडिशन बोलते हैं। ऑडिशन नाम तो सुना था, लेकिन वो कैसे होता है पहली बार देखा। मुझे बस अपना ऑडिशन अच्छा देना था। एक बार ऑडिशन अच्छा हो गया ना तो मेरी टिकट पक्की। लेकिन भैया ने बोल दिया तेरा कैरेक्टर रोल है, कैरेक्टर में घुस के रहना। कैरेक्टर के बाहर निकल गया तो तेरा खेल ख़त्म। मैं सीरियस हो गया। हर बारीकी को सोचने लगा, समझने लगा, सुनने लगा। और भैया ने फिर इशारा कर दिया, लेकिन क्या करना है मैं फिर से इशारों में पूछने लगा। भैया फिर से इशारों में बोलने लगा और मैं समझ गया। कैरेक्टर में रह के पूरा सामान वहाँ से हटाना था। मैंने शुरू कर दिया जैसे कि मैं सर्वेंट हूँ और मालिक के सामने काम करना है, यही मेरा रोल होगा। और ऐसे रोल तो बड़े बड़े स्टार ने किए और इसी से तो तरक्की मिलती है। भैया बुरा आदमी नहीं था, वो भी मेरी मदद करता था, लेकिन उसका बस मूड होना चाहिए था। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। कभी आँख लग गई तो मुझे सपने में ही भैया काम करते हुए दिखता। लेकिन भैया ने बोल दिया कि तुझे
ये सब सहना पड़ेगा। ये तेरा ट्रेनिंग पीरियड है। प्रोफेशनल बंदा बनने के लिए उसका ट्रेनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। भैया साला जब देखो तब फोन पे रहता था, पता नहीं किससे बात करता, क्या बात करता। मैं सर्च करने में लग गया, क्योंकि मुझे भी तो कुछ करना होगा। भैया की उंगली पकड़ के कब तक चलूँगा। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखनी चालू कर दी। कौन सी गाड़ी हमें खरीदनी है, कौन सी गाड़ी में क्या फीचर्स है, सब जानना बहुत ज़रूरी था। और भैया था कि अपनी सेटिंग में लगा हुआ था। फिर मैं स्टडी पे लग गया, रिसर्च चालू कर दिया, लिस्ट बनाने लग गया, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और भैया था फ़ोन पे बात कर रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था। इतनी बात कर रहा था कि क्या ही बताऊँ कितनी बात कर रहा था। मुझे तो अब तक ये कॉल नहीं आया। पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे याद भी रखा है या भूल गए। मैंने यही तो गलती की थी। मुंबई आने से पहले मेरी कोई लिस्ट नहीं थी, लेकिन खैर जब जागो तब सवेरा। मैंने तैयारी कर ली, अपनी लिस्ट बना ली। अब उस लिस्ट को पढ़ के मैं ऐसे काम करूँगा कि भैया भी बोलेगा कि ये बंदे ने सब फाड़ दिया। भैया के चेहरे पे टेंशन दिखने लगा था। पता नहीं फ़ोन वाले ने उसको क्या बोल दिया। खैर सबके अपने अपने टेंशन होते हैं। फिर शाम को हम एक ऐसी जगह पे गए जहाँ भैया ने बोल दिया मोटिवेशन पाने के लिए हमें ऐसी जगह पे आना ही पड़ता है, ताकि हमें भी दिखे लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं और हम कहाँ हैं। मैंने सेट कर लिया एक बेंचमार्क जिस पे मैं पहुँच के रहूँगा। जितना पढ़ेंगे, खुद को तैयार करेंगे, उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। और उस आत्मविश्वास के भरोसे एक दिन छोटू बड़ा आदमी बनेगा। भैया ने पता नहीं क्या बनाया था, गले के नीचे नहीं जा रहा था। पूछा तो भैया ने अपने डोले शोले दिखा दिए। बोला छोटे यही खा के तो डोले शोले बनते हैं। अब तुझे गाँव वाला खाना छोड़ के शहर का खाना खाना चाहिए। स्टार बनना आसान थोड़ी है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। इतना सहना पड़ता है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पर मैंने सोच लिया मैं करके दिखाऊंगा। क्यों नहीं कर सकता? भैया कर सकता है तो मैं भी करूंगा। भैया ने कहा इतना ही भी खाना खाने के बाद जिम भी जाना पड़ता है। मैं ना कैसे करता? आखिर मुझे भी उसके बराबरी में तरक्की करनी थी, उसके कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना था। तो मैं तैयार हो गया, तैयारी करके निकल पड़ा। मेरे पास डोले शोले नहीं थे, था मेरा खूबसूरत चेहरा जिसको मुझे अच्छा रखना ही था। मैं हर तरह से उसकी केयर करता, जितना हो सके उतना पाउडर लगाता ताकि मेरा चेहरा लोगों के सामने चमक जाए। अब जिस जिम में हम जा रहे थे, सुना है वहाँ पे बड़े बड़े प्रोड्यूसर और बड़े बड़े लोग आते हैं। क्या पता किसकी नज़र मेरे पे पड़ जाए। लेकिन भैया साला जलता था। अब वो मुझे तकलीफ़ देने लगा था। मैं उसे पूछा तो बोलता है ये तकलीफ़ नहीं है, ये परिस्थिति है। देख तू जब तक ये फेस नहीं करेगा बड़ा आदमी कैसे बनेगा। मैं भैया को बोला लेकिन भैया ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार हम खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के काम करें। तो भैया ने मुझे बोला सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जिस दिन तू इसको पकड़ के बैठ गया तो तू ख़त्म हो गया समझ। तो मैंने बोला इसका मतलब गाँव में मैंने जो बचा के रखा था वो सब ख़त्म हो गया। भैया कहाँ मानने वाला था। उसने और एक काम मेरे हाथ में थमा दिया और बोल दिया था देख जब तक तू ये नहीं चमकाएगा तेरी किस्मत कैसे चमकेगी। लग जा काम पे, हो जाए शुरू। उसके बाद और एक काम पता ही नहीं चल रहा था
कि भैया मुझसे एक्टिंग करवा रहा है कि गुलामी। फिर वो दिन आ गया जब भैया ने मुझसे वो करने को कहा जो मैं करने के लिए शर्मा रहा था। कैसे करता, कभी किया ही नहीं था। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। लेकिन भैया बोला यही तो ऑडिशन है। मुझे पता ही नहीं था ऑडिशन में ये भी करना होता है। लेकिन भैया बोला ये नहीं करेगा तो वापस होना पड़ेगा। सोच ले छोटे, आदमी की किस्मत कौन से काम करने के बाद चमकेगी कोई बता नहीं सकता। और ये तो सिर्फ एक ऑडिशन है, तुझे करना ही है। फिर मैंने हाँ कर दी और सिगार को उछालकर मुंह में पकड़ने की कोशिश करने लग गया। लेकिन वो सिगारी थी कि कभी आती छूटती, नहीं आती, कभी किया ही नहीं था और जली भी नहीं। भैया नाराज हो गया और उसने मुझे घर जाने को बोल दिया। मैंने रिटर्न का टिकट बना लिया और आज मैं ऑटो में हूँ। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, इतनी छोटी बात पर कोई ऐसे करता है क्या। अरे कितने भरोसे के साथ आया था मैं, गांव में कितना झूठ बोला था। मम्मी को पापा को पैसे लेके आया था, वो भी पूरे ख़त्म हो गए। और आज एक टिकट बनाया, मुझ पर एहसान जताया भैया ने। क्या पता भैया ऐसा क्यों कर रहा था। कहीं मेरे पैसे ही तो मुझे एक्टर नहीं बना रही थी। और आज जब पैसा ख़त्म हो गया, मेरा पूरा टैलेंट ही ख़त्म हो गया। सोचा यही रुक जाऊँ, ऑटो चलाता हूँ। लेकिन कितने ऑटो है यहाँ पे, आदमी कम और ऑटो ज़्यादा। ये कौन सा ऑडिशन होता है, सिगरेट जलाओ। अरे रीटेक होते हैं ना, रीटेक में करते हैं ना सब लोग। फिर मेरे लिए रीटेक नहीं है क्या। पता नहीं ऑटो वालों को पता चल गया होगा कि इस बंदे को धक्के खाने की आदत है, इसलिए वो जानबूझकर ऑटो को गड्ढे में डालता था। लेकिन अब आगे पता चल गया कि ब्लॉग बनाना बहुत आसान है। उसमें बर्तन थोड़ी घसने पड़ते हैं, झाड़ू थोड़ी मारना पड़ता है, किसी के अच्छे नहीं सुखाने पड़ते। मैं करूँगा, मैं ब्लॉगर बनूँगा और एक दिन मेरा भी नाम होगा। फिर आऊँगा मैं मुंबई की सड़कों पर, धक्के खाने नहीं, अपनी गाड़ी में बैठ के मुंबई की सैर करने।